ओके, आप सभी को काजल हिंदुस्तानी की ओर से भारत माता की जय, वंदे मातरम। राम राम दिनेश भाई, जय श्री राम सी, जय भानुशाली जी, मोनू जैन जी को भी जय श्री राम हमारा। आई नो, बहुत टाइम बाद मैं, यार काफ़ी महीनों बाद मैं लाइव आई हूँ। क्योंकि मैं 2-3 महीना तो ब्लॉक ही रही फेसबुक पे, और उसके बाद आने का मौका नहीं मिला। मैं सोचा बहुत टाइम हो गया आपसे बात नहीं हुई, तो आज थोड़ी सी गपशप करते हैं। आप सवाल करिए, मैं जवाब देती हूँ। तो सूरज भाई जय श्री राम, प्रवीण भाई जय श्री राम, नारद राम जी जय श्री राम। तो आप सवाल करिए, आज हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं फेसबुक पे कुछ 70-80 दिन तो ब्लॉक रही, और अब फेसबुक में अभी मेरा 44 डेज़ और ऐसा है कि मैं कोई ग्रुप में और कहीं पोस्ट नहीं कर पाऊँगी, और मेरी रीच जो है वो 44 डेज़ और थोड़ी सी लो रहेगी। मुझे नहीं पता ये क्यों मेरे पीछे पड़े हैं ये सारे लोग, कि मेरी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। पर ठीक है, मैं अभी हम लोग अब वो कैटेगरी में आ गए कि हमारे लिए लाइक्स और फॉलो और कमेंट और ये सब रीच कम भी कर दे तो भी कोई नहीं, काम हमारा जो हम करते हैं वो होते रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यूपी चुनाव के रिजल्ट के बाद में, और जो 5 राज्यों के चुनाव थे उसके बाद में 4 राज्यों में हमारी जीत, और उसके बाद में आप लोगों से मिलने नहीं आ पाई, आई मीन फेसबुक के जरिए। तो सोचा आज एक चिट चैट कर ले हम आपके साथ। तो करिए, आपको कुछ पूछना है, कोई सवाल है आपके तो। अरे विजय पटेल जी, आप कहाँ पे हो? मुझे दिखाई नहीं देते आजकल आप। मुझे लगता है शायद आपकी भी रीच कम हो गई है, क्या है, क्योंकि आपकी एक भी पोस्ट मुझे नहीं दिखती है। तो मुझे ऐसा था कि शायद आप भी ब्लॉक होंगे। CR चौधरी भाई जय श्री राम, क्या हाल है कर्नाटका के, आप बताओ। मेरा ब्लॉग आज खुला है। अच्छा विजय भाई, आप भी। तो आपको भी बधाई, फेसबुक की जेल में से फाइनली आपकी रिहाई हुई। कश्मीर फाइल पर एक खास कौम को दिक्कत हो रही है, उस पर बात कीजिए। देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, जब ऋषि मुनि जो है वो यज्ञ करते थे, तो उस यज्ञ से असुरों को बहुत दिक्कत होती थी। तो वो क्या करते थे कि वो यज्ञ उनका भंग करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करते रहते थे। तो अभी भी यही हो रहा है कि इन लोगों की जो ये असुर सेना जो है, इसकी जो रियलिटी है वो लोगों को पता चल रही है, तो उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए वो ऐसा सब करते हैं। पर मज़ा आता है कि वो जब उनको तकलीफ़ होती है तो उनकी तकलीफ़ देख के मुझे मज़ा आता है बहुत ज़्यादा, सीरियसली। ब्लॉक था 6 महीने से विजय पटेल जी, ओ माय गॉड। तो आपको हम लोग आरती की थाली लेकर आपका स्वागत करते हैं विजय भाई वापस फेसबुक पे, और एक जीत का भव्य भगवा तिलक लगाया जाता है आपके माथे पे कि फाइनली आप 6 महीने की सज़ा काट के आ गए। केजरीवाल जी का रिप्लाई, अरे मुझे सच में, मैं आपको बताती हूँ ऑनेस्टली, ये इतना घटिया आदमी है केजरीवाल। और दुख की बात ये होती है कि इसके पास में अब, और ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, क्योंकि अब ये लोग पंजाब में आ गए, और खलिस्तानी मूवमेंट जो चल रहा है, खलिस्तानी लिबरेशन फ्रंट का, उसका पूरा, इसको केजरीवाल को पूरा फंड ही वो लोग करते हैं। तो अभी क्या हो गया है कि केजरीवाल की जो पार्टी है वो एक बॉर्डर एरिया के मुख्यमंत्री बन चुका है उनका, पंजाब का। तो अब हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट देश का और बढ़ जाता है। इसलिए शायद आपको नरेंद्र भाई मोदी जी का भाषण याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी नज़र रहेगी पंजाब पे, देश की सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे। इसका मतलब उनका इशारा उसी और था। और ये जो आतंकवादी ताकतें हैं, उनके लिए बॉर्डर पार कर कर अंदर आना भी बहुत ईजी हो जाएगा। और ये जो बिल्कुल इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे उस बॉर्डर के माध्यम से पंजाब से होते हुए ड्रग्स भारत के दूसरे हिस्सों में पहुंचाना, चाहे ड्रग्स का हो, नारकोटिक्स का हो, आतंकवादियों का हो, और पंजाब के टुकड़े करने की या भारत के टुकड़े करने की जो साजिशें
ये लोग रचते हैं, तो वो इन लोगों को थोड़ा सा वो भी हो जाएगा। और केजरीवाल एक ऐसा असुरी स्वभाव वाला व्यक्ति है कि ऐसे तो बहुत सी फिल्मों के सारे दिन प्रचार करता रहता है और बहुत फिल्में थिएटर में देखने जाता है, और जहां इसको सच्चाई देखने को आई कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो, तो उसमें ये बंदा इतनी गलत टिप्पणी करता है और इस तरह से गलत बोलकर ये जिस तरह से एक मुख्यमंत्री देश का विधानसभा में इस तरह से हिंदुओं के नरसंहार पर इस तरह से हंस रहा है, तो यहाँ हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि कब तक मुफ्त की बिजली और पानी के लिए अपने धर्म का सौदा कर कर अपने धर्म को और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा को ऐसे असुर स्वभाव के व्यक्ति के हाथ में देना क्या उचित है, ये समझना होगा लोगों को। बाकी मुझे पता है केजरीवाल का अगला टारगेट जो है वो हरियाणा है, तो जो हरियाणा के लोग हैं प्लीज़ थोड़ा सा संभलना है इस बंदे से, क्योंकि ये सच में देश के लिए बहुत घातक है। कांग्रेस से भी ज़्यादा घातक जहर है आम आदमी पार्टी, रिमेंबर माय वर्ड। और ये होगा, आप देख लेना, ये भारत के टुकड़े करने की पूरी कोशिशें करेंगे और इस तरह से फ्री का प्रलोभन दे देकर जो है ये लोग देश को लूटने का, ठगने का, देश के बंटवारे करने की साजिश रचेंगे। पर इन हिंदुओं को जो इनको वोट देते हैं उनको ये नहीं समझ में आता कि जो बकरी ईद का बकरा होता है वो 1 महीने पहले खरीद लिया जाता है और उसको 1 महीने तक खूब ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है और उसको मोटा तगड़ा बनाया जाता है। बकरे को ऐसा लगता है कि उसका मालिक देखो कितना दयावान है, उसको कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाता है और इतना अच्छा खाना खिलाया है कि उसका तो वजन भी जो है बढ़ता जा रहा है। यही हाल केजरीवाल के वोटर्स का है, जिनको ये लगता है कि हमारा 500-700 रुपये बिजली का बिल बच रहा है, पर वो ये नहीं सोच रहे कि भविष्य की तुम्हारी कब्र खोदी जा रही है और ये पैसा केजरीवाल के जेब का नहीं है, उसके बाप के घर का पैसा नहीं है, ये हमारे टैक्स पेयर्स का ही पैसा है, इसी देश का पैसा है। तो फ्री में वो अपनी जेब से आपको कुछ नहीं दे रहा है। नहीं देखिए, असुर पार्टी का नजर अब राजस्थान पे, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है कि जब भाजपा और कांग्रेस के सिवाय कभी कोई तीसरी पार्टी ना तो पनपी है, ना बड़ी है, ना बढ़ेगी। तो आम आदमी पार्टी अगर जाती भी है तो वो जो वोट शेयर है वो कांग्रेस का ही कटेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एज ऑफ नाउ तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बट हाँ, भविष्य की चिंता करते हुए मुझे खुद को चिंता होती है कि आम आदमी पार्टी जो है वो अब कांग्रेसी जो सपोर्टर है उनका एक विकल्प बन चुका है, या जो भाजपा को पसंद नहीं करते और कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो एक दूसरा नेतृत्व या एक दूसरा मोर्चा खड़ा करना चाहते हैं, तो उनको आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प लगेगा। और कोई आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको सवाल करना है। बहुत टाइम बाद आई, सीरियसली, कुछ आई थिंक मैं 5-6 महीने बाद लाइव आई होंगी। जय श्री राम मिलन भाई, थैंक यू सो मच। हरीश भाई जय श्री राम, निर्मल भाई जय हिंद जय भारत। अच्छा, एक और बात है, हम जो लव जिहाद के केसेस सुन रहे हैं या जो लव जिहाद के किस्से बढ़ रहे हैं हमारे देश में, या फिर आप देखो अवैध कब्जा बढ़ रहा है, जिस तरह से ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड है ये हिंदू प्रॉपर्टी पर क्लेम कर देते हैं, तो एक ये वक्फ कानून के खिलाफ भी हमें एक पुरजोर आंदोलन करना पड़ेगा कि ये पूरी तरह से ध्वस्त हो, डिसमेंटल किया जाए वक्फ कानून। एंड आई थिंक अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ ही जाता है तो फिर ये ऑटोमेटिक सारे जो है डिसमेंटल हो ही जाएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भी डिसमेंटल होगा। तो एक अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आना बहुत ज़रूरी है। और लव जिहाद में जो हमारी बच्चियों को, अभी आपने उत्तराखंड की जो घटना देखी कि लड़की वो जो है सूटकेस में मिली, या कर्नाटक की घटना की जिसमें वो लड़की हिंदू लड़की से शादी करता है, लड़की MBA होती है और लड़का जो है वो रिक्शा चलाने वाला, और बाद में लड़की को पता चलता है कि ये तो शादीशुदा है, इसके बच्चे भी, और फिर वो उसका जो हस्बैंड है उसको मार डालता है लड़की को, कुछ 21 चाकू से 21 बार उस पर वो करा है अटैक चाकू से। तो ये बहुत भयावह और डरावना है और कहीं ना कहीं हमें एजुकेट करना पड़ेगा हमारी बच्चियों को। और इसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर कोई ला सकता है तो टीचर्स ला सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट स्टूडेंट्स के, गर्ल्स स्टूडेंट्स के संपर्क में होते हैं। और स्कूल के टीचर्स को बहुत ज़रूरी है कि ऐसा सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाए जिसमें हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के बारे में जागरूक करें, और कैसे ये मुस्लिम लड़के इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से हमारी हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं।
पहले अपनी झूठी आइडेंटिटी बताएंगे, फिर लड़की फंस जाएगी तो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन की उसकी फोटोग्राफ और वीडियो लेके ब्लैकमेल करना, फिर लड़की के माँ बाप को ब्लैकमेल करना। एक नया ट्रेंड और आया है, ये लड़कियों को सुनना पड़ेगा कि अब ये लड़के क्या कर रहे हैं कि ब्लैकमेल करने के साथ साथ जो लड़की के माँ बाप होते हैं उनकी प्रॉपर्टी बेचने की उनको धमकी देते कि समझो कि 60 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो 15-20 लाख में उससे खरीद लेते कि बेचो अपनी प्रॉपर्टी, नहीं तो हम तुम्हारी लड़की की वीडियो जो है वायरल करेंगे। और ऐसे किस्से बहुत गुजरात में हो रहे हैं। और ये मेरा प्रत्यक्ष एक मैं किस्सा आपसे शेयर कर रही हूँ कि एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, उसके पास कोई कमी नहीं थी, और सडनली वो जो अपना घर है कुछ 30-32 लाख में अपना फ्लैट बेच के वो एरिया ही छोड़ के चला जाता है। और उसको कोई पैसों की कमी नहीं थी, और उस घर की जो रियल वैल्यू है वो कुछ 70-80 लाख रुपए है, और वो 30-32 लाख में जो है बेच के निकल जाता है। बाद में से पता चलता है कि उसकी लड़की के कुछ मुस्लिम लड़के जो है उसको डरारे धमका रहे थे और फिर इस पर प्रेशर डाल रहे थे कि अपना ये फ्लैट हमको सस्ते में दो, और फिर वो उसको ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारी लड़की के हमारे पास फोटोग्राफ्स और वीडियो है, आप हमें ये अपने हवाले कर दो। ऐसा ही एक किस्सा अभी नडियाद का हुआ है 2 दिन पहले का, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। वो किस्सा ऐसा है कि एक लड़की जो है 12th के बाद में नर्सिंग का कोर्स करती है, और उस लड़की को पहले से ही विदेश जाने का बहुत उसका शौक है। तो ये जो क्या होते हैं, ये लड़के जो है पहले देख लेते हैं लड़की की मंशा। तो उसने देखा कि जैसे ही पहले लड़की को इंस्टाग्राम से फेसबुक से उसने फंसाया, फिर लड़की से दोस्ती करी, फिर पता चला लड़की को तो विदेश जाना है। तो लड़के ने उसको बोला कि मैं दुबई, मेरी नौकरी लग गई है, हम एक काम करते दुबई चले जाते हैं और वहाँ पे हम लोग शादी कर लेते हैं। तो लड़की अपने माँ बाप से कहती है कि झूठ बोलती है कि मुझे पोलैंड जाना है। अच्छा, लड़की जो है वो वाल्मीकि समाज की होती है। अब मुझे तो ये शौक लगता है कि जय भीम करने वाला ये जो जिग्नेश मेवानी है, ये कहाँ मर गया, ये अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? या जो वो भीम आर्मी चीफ बना बैठा है जिसकी जमानत भी जब्त हुई है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये रावण, चंद्रशेखर रावण, वो अभी कहाँ मर गया है? इस लड़की को इन्होंने, इस मुस्लिम लड़के ने फंसाया। लड़की ने अपने घर वालों से 5 लाख रुपए मांगे ये कह के कि मेरे को पोलैंड जाना है, झूठे वीजा बनवा के दिए उस मुस्लिम लड़कों ने, क्योंकि आपको तो पता है ये तो गलत काम में तो ये लोग नंबर 1 है। नकली वीजा बनाकर लड़की के माँ बाप को झूठ बोला, फिर लड़की ने अपने माँ बाप से 5 लाख रुपए भी कैसे लिए? लड़की के माँ बाप बहुत गरीब, उनको लगा कि लड़की का करियर सेट हो जाएगा, लड़की अच्छा कुछ पढ़ लिख लेगी, जॉब करेगी तो हमारा भी घर जो है ऊपर आएगा। उन्होंने अपने गहने बेचे, और गहने बेच के 5 लाख रुपए, गहना बेचना मतलब वो एंड होता है, यानी मरण मूड़ी उन्होंने अपनी जो है बेच के अपनी बेटी को 5 लाख दी। उस बेटी ने अपने माँ बाप के साथ दगा किया। उस लड़की के दिमाग में एक वक्त भी 1 मिनट के लिए नहीं आया कि अगर तुम अपने माता पिता की लॉयल नहीं हो तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि कोई मुस्लिम लड़का तुम्हारा लॉयल होगा। इवन तो कोई भी लड़का तुम्हारा लॉयल होगा अगर तुम अपने माँ बाप की लॉयल नहीं हो तो। फिर वो लड़की जो है 5 लाख रुपए उस लड़की को देती है, और वो लड़का जो है एक तरफा एक ही टिकट लड़की को दुबई का बना के देता है, और लड़की को कहता है तू पहले दुबई जा, मैं 2 दिन बाद दुबई आऊंगा। लड़की को जिस जगह होटल में स्टे कराया होता है वो होटल इतनी गंदी होती है, वहां देह व्यापार चल रहा होता है। वहां पे एक वेटर, इंडियन वेटर लड़की को मिलता है और लड़की को कहता है कि इस होटल से तुरंत ही तुम निकल जाओ, ये बहुत खराब होटल है और यहाँ पे गलत काम होते, तुम कहीं फंस जाओगी करके वो लड़की डर के भाग के वापस भारत आती है। तो वो लड़का जो है उसको एक खोली में रखता है, नडियाद में ही, गुजरात का जो नडियाद है बड़ौदा से आगे, तो नडियाद में एक रूम की खोली में उस लड़की को रखता है। अब लड़की किस मुंह से वापस जाए, क्योंकि वो अपने बाप को तो झूठ बोल चुकी है कि मैं तो पोलैंड हूँ, मैं पोलैंड में पढ़ाई कर रही हूँ या नौकरी कर रही हूँ, ऐसा करके झूठ बोली लड़की 4 महीने तक। और 4 महीने तक उस मुस्लिम लड़के ने नडियाद में ही उस लड़की को एक कोठरी में रखा, बाहर से ताला दे के जाता, जब लड़के का मन करता घर में आता, लड़की का रेप करता और चला जाता, रेप करता चला जाता। इवन तो अप्राकृतिक तरीके से भी उस लड़की का रेप किया हुआ है, मेरे को वो शब्द कहने में भी झिझक हो रही है। और उस लड़की से मतलब जब वो लड़की के पीरियड्स भी चालू थे तो भी वो उससे रेप करता था, इवन पीरियड्स में भी। ये सारी घटना आ चुकी है, FIR हो चुकी है। मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ, फिर आगे क्या होता है। 4 महीने तक लड़की को उस खोली में रखता है। एक दिन वो लड़का कहीं आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है, तो पीछे से उसका बाप और भाई, लड़के का बाप और भाई उस लड़की से रेप करने के लिए रूम में आते हैं और लड़की से जबरदस्ती रेप करते हैं। अच्छा, उस लड़की का मैं आपको बता दूं कि इसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व लड़के की,
उन्होंने लड़की का नाम भी बदला, लड़की को बुर्खा पहनाया, उसका धर्मांतरण किया, लड़की को ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाते थे। और लड़की का जब रेप करने गया, उसका बाप और भाई दोनों बाप बेटे मिलके एक लड़की का रेप कर रहे हैं, अपनी ही बहू का। अब पता नहीं शादी की थी कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन धर्मांतरण कराया, ये बात, लड़की का नाम बदला, वो बात भी सामने आई। और वो लड़की को मौका मिलते ही वो लड़की भाग के चली जाती है सीधी पुलिस स्टेशन, और वहां से वो अपने पिता को कॉल करती है कि मैं पोलैंड नहीं थी, मैं 4 महीने से नडियाद में ही थी, मुझे एक रूम में इन लोगों ने रखा था बंद करके, मुझसे इसने झूठ बोला, 5 लाख रुपए इसने मेरे पास लिए, मुझे दुबई में गंदी होटल में इसने रखा था, मैं वहां से अकेली भाग के वापस भारत आई, ये तो आया भी नहीं था, और अब इसने इसका बाप और इसका भाई मेरा रेप करना है, तो मैं भाग के गई, और अंत में मैं इतनी थक चुकी हूँ कि आपके पास में मैं आई हूँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। FIR हुई और 10 आरोपी को तुरंत FIR हुई, क्योंकि गुजरात की गवर्नमेंट जो है बहुत संवेदनशील है महिलाओं के मामले में, और तुरंत ही FIR हुई, 10 आरोपी के खिलाफ FIR हुई, वो पकड़े भी गए। अब आप सोचो कि वो लड़की का क्या जीवन रह जाएगा, उसके माँ बाप की क्या हालत हो रही होगी, उसके दिल पे क्या बीती होगी उस बाप के, कि जिसने अपनी बेटी पर इतना भरोसा किया कि अपने गहने तक घर के बेच दिए, लड़की को लगा कि कोई लड़की अच्छा करेगी, और लड़की ने इतना झूठ बोला पिता से। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती समाज की, कि ये समाज बच्ची को लव जिहाद के लिए अवेयरनेस नहीं ला पाया। इसमें गलती उस माँ बाप की है जिन्होंने अपनी बच्ची को पर इतना अंधा भरोसा करा कि अपनी बच्ची क्या कर रही है, किस संगत में है, किसके साथ उठ रही बैठ रही है, क्या चल रहा है, वो कुछ जानने की कोशिश नहीं करी। ना ही बच्ची को कभी समझाया इन मलेच्छों के बारे में, इनके इतिहास के बारे में कि ये लोग कैसे होते हैं। गलती उस टीचर की, कॉलेज के प्रोफेसर की, प्रिंसिपल की, सबकी है कि जो ये बच्चों को, लड़कियों को स्पेशल ऐसी शिक्षा नहीं देते, खास करके उन महिला शिक्षकों की जो लव जिहाद के बारे में लड़कियों में अवेयरनेस नहीं ला रही है, सोशल अवेयरनेस नहीं हो रही है। गलती उस हर एक महिला कार्यकर्ता की, इंक्लूडिंग मी, कि जो कहीं ना कहीं समाज में असफल हो रहे हैं हमारी बच्चियों को समझाने के लिए, कि वो जिस तरह से उनको लग रहा है कि वो ऐसा सोचती है कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, ये मेंटेलिटी से हम बाहर नहीं ला पा रही है। अब देख रहे हो कि मेरा एक बहुत लंबा और कठिन संघर्ष रहा है लव जिहाद के विषय में, और मैं कंटिन्यू इस पे काम करती हूँ। बहुत से लड़कियों को हम रेस्क्यू करते हैं, मगर ऐसा हो ही क्यों रहा है वो प्रश्न है। लड़की चली जाती है, फिर लाना और ये सब तो सेकेंडरी चीज है। ऐसा हो ही क्यों रहा है? क्यों हमारे धर्म की लड़कियां इन मलेच्छों में जा रही है? क्या हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार में कोई कमी रह गई है, या हम सामाजिक जागरूकता लाने में असमर्थ हो रहे? क्यों वो भाई अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकता? क्यों वो बाप अपनी बेटी पर ध्यान नहीं रख सकता? क्यों वो माँ अपनी बेटी को वो शिक्षा नहीं दे सकती? और क्यों वो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स, अपनी गर्ल्स स्टूडेंट्स को लव जिहाद के विषय में शिक्षित नहीं करते? समाज में सबका अपना एक दायित्व है। सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कर कर खत्म नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को समझाओ भी आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसी घटनाएं ना हो। वो लड़की का पूरा जीवन खराब हो गया। वो लड़की दूसरी बार प्यार नहीं कर पाएगी, किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा। वो बाप दोबारा अपनी बेटी पे भरोसा नहीं कर पाएगा। वो समाज उसको क्या इज्जत देगा, और भविष्य में उसका ससुराल में उसकी क्या रिस्पेक्ट रहेगी? पहली बात ही ये उठेगी कि जब तुम अपने पिता की लॉयल नहीं हुई, तुमने उनके लिए तुम वफादार नहीं हुई, तो तुम किसी और से कैसे वफादारी की उम्मीद रख सकती हो? एक जीवन नहीं, एक पूरा परिवार का भविष्य खत्म हो चुका। एक लड़की का पूरा भविष्य खत्म हो गया, क्योंकि ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही गिरे हुए कि ये हिंदू की लड़कियों को फंसाते हैं पैसों के लिए। पर हम इस समाज को कहाँ ले जा रहे हैं वो हमें बहुत समझना होगा और जागरूकता लानी होगी। नीलम रावत जी, मैम सॉरी irrelevant question but you are wearing a very beautiful red lipstick. ओके, ये मैक का रीरी वू है, सो आप खरीद सकती है। नमस्कार जी, राकेश जी, कैसे हो आप? मुस्लिम लड़कों की फंडिंग होती है हिंदू लड़कियों को ट्रैप करने के लिए। जी विनोद जी, विदेशों से पैसा आता है। भरूच और बड़ौदा की मैं आपको लेटेस्ट बताती हूँ, ये सब अरेस्ट हो चुके हैं। एक इमरान फेफड़ा वाला यूके से, लंदन से एक गांव में धर्मांतरण के लिए 60 करोड़ रुपए भेजा उसने। कितना? 60 करोड़। तो अब आप सोच लो कि एक एक जिले में 60-70 करोड़ आ रहे हैं धर्मांतरण के लिए बाहर से।
भरूच की घटना में वहाँ के एक छोटे से मदरसे से 25 या 26 करोड़ रुपए मिले, 2 मौलवियों को गिरफ्तार भी किया, धर्मांतरण के लिए ही आया था। और ये जो आपको पता है, ये जो अवैध कब्जे करते, कहीं भी मज़ार बना देते, कहीं भी दरगाह बना देते, कहीं भी मस्जिद बना देते, इनको बताओ इन्होंने आज तक कभी कोई ज़मीन खरीद कर कभी लीगल तरीके से कोई मस्जिद, मज़ार या कोई दरगाह बनाई है? इसी तरह से इन्होंने अवैध कब्जे कर कर ये सब कुछ किया है। तो वो पैसा कहाँ से आता है? मुझे अभी एक अपने घर में एक छोटा सा मतलब वो ना कुछ टूटता फूटता रहता है घर में, तो एक छोटी सी रिपेयरिंग करानी थी तो कुछ 25-30 हज़ार का खर्चा आया। एक छोटी सी रिपेयरिंग में 25-30 हज़ार का खर्चा आया। तो आप सोचो कि ये इतनी बड़ी बड़ी सारी प्रॉपर्टी और उस पर इतने अवैध दरगाह और मस्जिद और मज़ार और पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं, मदरसे वगैरह, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इनके पास तो है नहीं, तो फॉरेन फंडेड है। तो ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और सरकार को बहुत जल्दी सोचकर इस पर एक कड़ा कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लिटरली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और पूरा तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। धर्मांतरण हो, लव जिहाद हो, इलीगल एनक्रोचमेंट हो, एवरीथिंग। अंकुर भाई सही बात है, समाज और सरकार दोनों का साथ चाहिए। अब जैसे हर जगह तो सरकार नहीं जा सकती ना। आपका जैसे कोई रोड है, आप डेली उस रास्ते से जाते हो और सडनली रातों रात वहाँ कोई मजार बन जाती है और आपके ध्यान में वो बात आती है, तो क्या हम हिंदू वेट करें कि वो 3 माले की 4 माले की बिल्डिंग ना बने तब तक चुप बैठे? या उसी वक्त जैसे वो रातों रात बनी, रातों रात जाके तोड़ के आए? अवैध है, वो बना रहे हैं रातों रात, आप तोड़ के नहीं आ सकते। तो वो भी हमें सोचना होगा। अब सब कुछ तो मैं खुल के नहीं बोल सकती, थोड़ा आप भी समझदार हो, कुछ करिए आप लोग भी। पंचर से कमाते होंगे विजय भाई, पंचर से कमाना कहाँ इनकी औकात और हैसियत है, इनके लेवल का ही नहीं है। और पता है, हमारी लड़कियां अपने ही समाज में लड़के ढूंढने होते हैं। आज हमारे समाज में लड़के कुंवारे बैठे, लड़के ढूंढने होंगे तो रिश्ता देखने जाएंगे तो उनके माँ बाप इतनी डिमांड रखते हैं, घर अपना होना चाहिए, घर में ये सारी सुविधा होनी चाहिए, लड़के की सैलरी कम से कम 50-60 हज़ार होनी चाहिए, लड़का शहर में रहना होना चाहिए, गांव में तो लड़कों को लड़कियां देते ही नहीं है। और वहीं इनकी लड़कियां जब ऐसे भाग जाती है पंचर वालों के साथ, जिनके कोई काम धंधे नहीं होते, जिनके परिवार के कोई ठिकाने नहीं होते हैं, जिनमें फ्रीडम के नाम पर काले टेंट में पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है, वो हमारी लड़कियां उनके साथ चली जाएगी। और अपने ही समाज में शादी करते वक्त इनके माँ बाप इतनी डिमांड रखते हैं, बताओ, इतने नखरे होते हैं इनके माँ बाप के। पावागढ़ वाला केस हम लोग देख रहे हैं सीजे भानुशाली जी, आई होप जल्दी उसमें कुछ हो। जय श्री राम आपको भी गणेश जी। एनीवेज, तो आज का हमारा जो है गपशप पूरी होती है और मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत टाइम बाद हम लोग मिले एंड आई होप कि हम लोग इसी तरह से जुड़ते रहे लाइव के माध्यम से। एंड यस, आप लोग सी फर्स्ट में कर लीजिएगा, क्योंकि रीच कम करिए तो आपको शायद मेरी पोस्ट नहीं दिखती होगी। एंड यस, अब गुजरात चुनाव आ रहे हैं तो आप सब प्लीज़ जितना दमखम आपने यूपी चुनाव में करा था उतना ही आप लोग प्लीज़ सब सहयोग करिएगा गुजरात चुनाव में, क्योंकि हमें यहाँ पे भी भाजपा सरकार ही चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।